आज हम लोग क्या सीखेंगे कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनता है और प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो हम लोग प्रतिबिंब की अंग्रेजी होता है इमेज, और इमेज के बारे में हम लोग आज जानेंगे। दोस्तों, इमेज अगर देखा जाए, प्रतिबिंब हमेशा हम लोग कभी दर्पण में देखते हैं, कभी हम लोग पानी में देखते हैं, कभी हम अपनी परछाई से देखते हैं। ये सब क्या है? प्रतिबिंब है। लेकिन प्रतिबिंब की जो परिभाषा है एनसीईआरटी की किताबों में वो लिखा है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा मिलती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम वस्तु का या प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आपके सामने अगर इस परिभाषा को दोबारा हम बोले कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो अगर हम इस बात की परिभाषा को देखें कि वस्तु कैसे इमेज बनता है, तो आपके सामने ऐसे इस तरह से इमेज तो नहीं बन पा रहा है। मान लिया जाए यहाँ पर एक परछाई यदि हमारा यहाँ पे बन जाता, तो या इस पेन का अगर मान लीजिए बनता, तो यहाँ से इसकी परछाई इस ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे बनता, तो प्रकाश की प्रत्येक सतहों से प्रकाश की किरणें टकराती और टकराते के उपरांत किसी बिंदु पर जाकर मिलती, जहां मिलेंगी वास्तव में, तो वहीं पे प्रतिबिंब का क्या होगा? निर्माण होगा। यदि यहाँ पर नहीं बन पा रहा है छाया, लेकिन अगर ये छाया यदि इस व्हाइट बोर्ड पे बन पाता, तो हम आपको जरूर दिखाते कि जैसे इसका इमेज यहाँ पे प्रतिबिंब छाया आपको दिखाई देता, अर्थात प्रकाश की किरणें यहाँ से बल्ब के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से, कहीं से प्रकाश की प्रत्येक बिंदु से प्रकाश की किरणें यहाँ से परावर्तित हो रही हैं इसकी सतह से, और परावर्तित होने के उपरांत प्रकाश की किरणें कहीं वास्तव में मिलेंगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब हम लोग आभास केवल हमें प्रतीत केवल होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। वास्तव में देखा जाए तो प्रतिबिंब दो प्रकार का हुआ, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। जैसे हम लोग दर्पण में भी वस्तु हम लोग के सामने देखते हैं, दर्पण लेते हैं, सामने चेहरा दिखाई देता है। ये उसमें प्रतिबिंब कैसे दिखाई बन रहा है, कैसे बन रहा है? हमारी सतह से प्रकाश की प्रत्येक बिंदुओं पे क्या हो रहा है? प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं, और टकराने के उपरांत एक बिंदु पर जाकर मिल रही होंगी अथवा मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जिसके कारण वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की अगर कोई एक छाया यदि बन पाता, यहाँ पर छाया इस पेन का नहीं बन पा रहा है, इस पे अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो परछाई आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वह प्रकाश किया क्या है? वो प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को हम और दूसरी परिभाषा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि प्रतिबिंब, प्रत माने होता है उल्टा और बिंब माने होता है वस्तु। तो बिंब यहाँ पर उल्टा होने का मतलब है कि पेन ऐसे है तो इसका उल्टा प्रतिबिंब हो जाए। इसके विपरीत प्रतिबिंब ऐसे मान लीजिए वस्तु है, ये बिंब है, बिंब को ही क्या कहा जाता है? वस्तु कहा जाता है। इसी के विपरीत साइड में हो ऐसा प्रतिबिंब बन जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। या हम लोग दर्पण में जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, तो उसी की आकृति उस दर्पण में बन जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो यानी प्रतिबिंब के प्रकार तो प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर दो आभासी प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, मान लीजिए ये वस्तु है, इससे सभी बिंदुओं से प्रकाश की किरणें होकर क्या होंगी? गुजरेंगी, और परावर्तन होगा या तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी वह बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं।
अब प्रतिबिंब कितने प्रकार का? वास्तविक, जब वास्तव में मिलेंगे प्रतिबिंब तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जब हमें केवल आभास होगा, केवल प्रतीत होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। तो परिभाषा हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को हम कहेंगे कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम कहें, जैसे परछाई है, परछाई कौन सा प्रतिबिंब है? आपका वास्तविक प्रतिबिंब है। पर्दा वाला वीडियो आप देखते हैं जिसमें मूवी चलती है, आप देखे होंगे, बड़े बड़े दिखाई देता है उसमें चेहरा, तो क्या है आपका? जो प्रतिबिंब मूवी हम देखते हैं पर्दे पर, वो कैसा इमेज होता है? वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्यों? क्योंकि अगर उसी के सामने अगर हम खड़े हो जाए पर्दे के सामने, तो पर्दे पे वीडियो चलने लगता है। तो यह कोई पर्दा वाला वीडियो इसलिए का क्योंकि उस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहे? उसको पर्दा वाला वीडियो कहा गया। तो जो पर्दा वाला वीडियो हुआ, परछाई हुआ, ये जितने भी इमेज है, ये कैसे प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। परछाई यदि होता यहाँ बन जाता, तो अगर हम ऐसे हाथ रखते तो हाथ पे भी प्रतिबिंब बन जाता है। या परछाई आप कहीं भी बना होगा, उसके सामने आप खड़े हो जाएंगे, कोई कागज रख दिया जाए, पेन दे दिया जाए, कुछ भी लकड़ी रख दिया जाए, तो उस लकड़ी पे भी इमेज क्या हो जाता है? यानी परछाई क्या हो जाता है? बन जाता है। तो यानी जो परछाई हमारा है वो कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। और जो पर्दा वाला वीडियो है वो भी कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। तो चलिए हम लोग आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त ना किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए, दर्पण वाले जो हम लोग देखते हैं, सुबह सुबह हम लोग चेहरा देख कर आते हैं, स्कूल पे आते हैं और देखते हैं कि हाँ बार बार झाड़ लिया अच्छी तरह से, इस पे चलिए। तो जो दर्पण में हमने प्रतिबिंब देखा वो कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। अब इसको हम कैसे जानेंगे कि ये आभासी प्रतिबिंब है कि नहीं? उसे शीशा लिया जाए, सामने चेहरा दिखाई पड़ रहा है, या उसी पे एक कागज रख दिया जाए और इसके बाद देखिए अब अगर प्रतिबिंब बनेगा तो हम लोग कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर दिखाई देगा, अगर नहीं दिखाई देगा तो केवल हमें आभास होगा कि वो आभासी प्रतिबिंब है। तो दर्पण के सामने हम जैसे सामने ऐसे शीशे के सामने रखेंगे, तुरंत हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। और नहीं दिखाई देगा यानी केवल प्रकाश की किरण जाकर वास्तव में मिल नहीं रहे, केवल हमें आभास हो रहा है कि हाँ प्रतिबिंब बन रहा होगा, और उसी प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस तरह से प्रतिबिंब कितने प्रकार के हुए? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। यानी मुख्य रूप से प्रतिबिंब कितने हुए? दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी। फिर एक बार कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसे? परछाई हमारा कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब। आभास पर्दा वाला वीडियो कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब। क्योंकि इस प्रतिबिंब को दीवार पे हम लोग चला सकते हैं, एक कपड़े पे चला सकते हैं, पर्दा चला सकते हैं, तो इसे हम लोग कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसे पर्दे प्राप्त ना किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब। ये दो परिभाषाएं हैं वास्तविक प्रतिबिंब आभासी के। तो जब इसमें परिभाषा में ही प्रतिबिंब बता दिया गया है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अब परावर्तन के पश्चात अथवा अपवर्तन के पास जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो दो चीजें उसी में स्टार्ट होगी। जब मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब मिलती हुई प्रतीत होंगी तो हमें क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। इस तरह से प्रतिबिंब कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब हम लोग सीखेंगे कि दर्पण क्या होता है। हम लोग क्या सीखेंगे? दर्पण क्या होता है? दर्पण 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 क्या होता है? दर्पण में दो सतह होते हैं, एक परावर्तक पृष्ठ होता है और एक अपवर्तक पृष्ठ होता है। हम कोई शीशा यानी जब हम लोग शीशा यानी जिसमें चेहरा देखते हैं तो उसको जब हाथ में लेते हैं देखते हैं तो एक ओर तो चेहरा दिखाई देता है और दूसरी ओर जब देखते हैं तो पेंट लगा होता है, और जो लाल होता है उसे वह लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। किसका बना होता है? तो जिधर चेहरा दिखाई देता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, और जिधर चेहरा नहीं दिखाई देता है दर्पण में उसे क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ पर, पृष्ठ माने सतह होता है, तल होता है, अपवर्तक पृष्ठ पर पारे की क्या होती है? कलई लगा होता है, जिसे हम लोग लाल ऑक्साइड का क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। और जिधर चेहरा दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ।
परावर्तक पृष्ठ का हम लोग और कह सकते हैं कि जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। वो आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, कहीं आपको चमक रहा होगा, अर्थात प्रकाश का उस बिंदु से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। और जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो दर्पण में दो पृष्ठ होते हैं, एक परावर्तक पृष्ठ होता है, एक अपवर्तक पृष्ठ होता है। तो जिधर चेहरा दिखाई देता है उसे परावर्तक पृष्ठ, जिधर चेहरा नहीं दिखाई देता है अपवर्तक पृष्ठ। यानी दर्पण में कितने पृष्ठ हुए? दो पृष्ठ, एक परावर्तक पृष्ठ और एक अपवर्तक पृष्ठ। अब हम लोग सीखेंगे कि दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण और नंबर 2 गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और नंबर 2 गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। नंबर 1 समतल दर्पण और नंबर 2 गोलीय दर्पण। हमें जिस दर्पण के बारे में पढ़ना है एनसीईआरटी के क्लास 10th में, हमें गोलीय दर्पण का प्रकार पढ़ना है, जो कि यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 उत्तल दर्पण पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पढ़ना है। कौन सा दर्पण पढ़ना है? एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण हमें पढ़ना है। समतल दर्पण की कुछ बातें जान लिया जाए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 2 4 5 पॉइंट जान लिया जाए। समतल दर्पण जब परावर्तक पृष्ठ समतल होता है तो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जब दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। पहला पॉइंट, समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव माने हमेशा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा। यानी समतल, जो हम लोग चेहरा रोज देख के आते हैं वो कैसा दर्पण है? वो क्या है? समतल दर्पण है। उसमें चेहरा आप देखेंगे तो हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे मान लिया जब पेन है, अगर दर्पण सामने होगा तो जो इसमें प्रतिबिंब होगा ऐसे ही प्रतिबिंब उसमें क्या होगा? दिखाई देगा। तो हम लोग कहेंगे समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी क्यों बन रहा है? क्योंकि अगर उस दर्पण पर अगर कोई कागज रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। यानी इस पेन का अगर दर्पण के सामने अगर ये दर्पण होता हमारा, मान लीजिए हथेली, तो अगर इसका प्रतिबिंब दिखाई देता तो आभासी प्रतिबिंब। लेकिन अगर इसी आभासी प्रतिबिंब के सामने कोई कागज रख दिया जाए और दिखाई देता इसमें अगर, तो हम लोग कहते कि वास्तविक प्रतिबिंब है। लेकिन दिखाई देगा नहीं तो कौन सा प्रतिबिंब होगा? आभासी, अर्थात प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो हम लोग विद्यालय आते समय हम लोग चेहरा जो देखते हैं दर्पण में, शीशे में, वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? और जो दर्पण हमारे हाथों में रहता है वो समतल दर्पण होता है, क्योंकि उसका पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है। बात समझे कि नहीं? चलिए, तो समतल दर्पण और क्या हुआ? समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा कैसा बनता है? सीधा बनता है। दूसरा और क्या है? यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाए और उस वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब अगर देखना है किसी वस्तु का, तो उस वस्तु की ऊंचाई का प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होना है, दर्पण की जो ऊंचाई होना चाहिए वो आधा होना चाहिए। मान लिया जाए अगर हम 6 फुट की हमारी लंबाई है और इसकी दर्पण के समतल दर्पण के सामने अगर पूरा प्रतिबिंब हमें देखना है किसी दर्पण में, किस दर्पण में? समतल दर्पण में, तो हमारे हाइट का यानी हमारी ऊंचाई का क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। यानी हम 6 फुट के यदि है तो उसकी जो दर्पण की होना चाहिए, यानी 6 का आधा कितना होगा? 3, यानी 3 फीट, यानी क्या होगा? 3 फीट ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। यानी किसी भी वस्तु का अगर संपूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है तो उस वस्तु की ऊंचाई का क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए।
तीसरा स्टेप है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी में अगर हम दूर से कहीं भी देखें तो उसमें प्रतिबिंब कैसा होगा, बनेगा। तो यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण के चौथा पॉइंट ये है कि अगर समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु v वेग से गतिशील है, दर्पण की ओर जा रहा है, तो जिसमें प्रतिबिंब होगा उस वेग का क्या होगा, दुगने वेग से क्या होगा, वह दर्पण की ओर दौड़ता हुआ या दौड़ता हुआ आएगा। यानी हम ये कहें कि मान लीजिए सामने कोई एक दर्पण है, इसे सामने से, और इस दर्पण के सामने एक मान लिया जाए ये वस्तु है। अगर इस रफ्तार की, अगर इस कलम को हम इस रफ्तार से आगे ऐसे पहुंचाए तो जो इसमें दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वह जिस वेग से यहाँ आ रहा है, उस प्रतिबिंब में वह उस वेग का दुगना होकर क्या होगा, उसी वेग से आएगा, मैंने दुगने वेग से होकर आएगा। यानी v वेग से है तो 2v वेग से, भाई दुगने के लिए 2 से गुणा किया जा रहा है। अगर 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार वेग से अगर ये वस्तु या पेन ऐसे यहाँ पहुंच रही है, तो इस दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा तो 5 के दुगना 10 किलोमीटर प्रति घंटा या 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या होगा, आगे बढ़ेगा। यानी वेग में जो भी दूर मतलब वेग होगा उसके दुगने वेग से क्या होगा, दर्पण में क्या होगा, आता हुआ उसे क्या होगा, आभास होगा, दिखाई देगा, वो आभास होगा, जाएगा नहीं, भाई आभासी प्रतिबिंब है तो जाहिर सी बात है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर v वेग से कोई गतिशील है तो उसमें कैसा आभास होगा, 2v वेग से क्या होगा, यानी दुगने वेग से क्या होगा, वो आगे यानी दर्पण में क्या करेगा, वो गतिशील होगा। v वेग से अगर गतिशील है तो दर्पण में 2v वेग से यानी दुगने वेग से क्या होगा, गतिशील होगा। समतल दर्पण के प्रतिबिंब के लिए कितने गुण हुए, 4 गुण हुए। और भी है मुख्य से, लेकिन हम लोग क्या करेंगे बाद में जानेंगे। हम लोगों की एनसीईआरटी में ज्यादा करके पढ़ना है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण आइए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ऐसे इस तरह से एक दर्पण बना लिया जाए और अंदर की ओर ऐसे क्या पारे की कलई कर दिया जाए। अब इसे काट दिया जाए, एक किसी चीज से काट दिया जाए 2 भागों में, तो देखने के बाद आप देखेंगे इसका कुछ पार्ट ऐसे दिखाई देगा कि इसका एक पृष्ठ क्या है, आप देखेंगे कि इधर वाला देख रहे हैं कैसा है, गोलीय है। अगर ये गोलीय है तो किसी भी दर्पण में 2 पृष्ठ होते हैं, तो हम लोग उस पृष्ठ को किसी भी दर्पण में, जैसे मान लीजिए समतल दर्पण है तो इसके एक पृष्ठ पर आपको एक रेखा दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन यह रेखा ऐसा नहीं है। समतल दर्पण ऐसा है तो हमारा हाथ भी आपको एक रेखा की तरह सामने से दिखाई पड़ रहा होगा चूक, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे इस तरह से ये क्षेत्रफल में है, ऐसे इस तरह से देख रहे हैं। अगर इसी को हम ऐसे इस तरह से बनाए तो आपको एक रेखा दिखाई पड़ रहा है, इसलिए आपको ऐसा इस तरह से रेखा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये क्या है, समतल दर्पण है तो इसके एक पृष्ठ पर पारे की कलई लगा होगा, तो पारे की कलई को हम ऐसे चिन्ह द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, प्रदर्शित। इसका मतलब है कि इधर वाला जो साइड है ये अपवर्तक पृष्ठ है और इधर वाला जो साइड है वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ जो है इस पर हमेशा जानते रहेंगे, परावर्तक पृष्ठ में चेहरा दिखाई देगा, समतल है तो समतल दर्पण, गोलीय रहेगा तो गोलीय दर्पण। और पारे की कलई लाल ऑक्साइड के पेंट को हम लोग ऐसे चिन्ह द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित। कभी कभी किताबों में ऐसे इधर हल्का सा इसे क्या करते हैं, कलर कर दिया जाता है कि एक साइड को हल्का सा हल्के टाइम में ऐसे इस तरह से कलर कर दिया जाता है, वो भी माना जाता है, लेकिन इस तरह से मुख्य रूप से दर्शाया जाता है। पारे की कलई को या लाल ऑक्साइड पेंट को हम लोग क्या करते हैं, एक चिन्ह द्वारा ऐसे खांचे द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ऐसे गोलीय दर्पण में रहता है तो गोलीय दर्पण में भी एक पृष्ठ क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ को एक ऐसे रेखा द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और जिधर परावर्तक पृष्ठ होता है ऐसे इस तरह से चिकना जैसे रहता है वैसे रहने दिया जाता है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का हुआ, 2 प्रकार का हुआ, एक उत्तल दर्पण और एक क्या हुआ, अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है।
उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। जब परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए इसे दर्पण बना दिया जाए, तो अगर इसे एक पारे की कलई कर दिया जाए, इसे यानी लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाए एक सतह पर, तो आप देख रहे हैं कि बाहर की ओर परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर देखिए उभरा है कि नहीं। तो यह कौन सा, ये अगर देखा जाए तो कौन सा दर्पण होगा, तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। जब परावर्तक पृष्ठ यानी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए, परावर्तक पृष्ठ आप देख रहे हैं कि बाहर की ओर ये उभरा हुआ है, तो ये भी दर्पण कौन सा हुआ, उत्तल दर्पण हुआ। क्यों? क्योंकि परावर्तक पृष्ठ अगर बाहर की ओर उभरा है तो उसे हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण। लेकिन जब परावर्तक पृष्ठ, यहां पर हम लोग अवतल दर्पण जान लें, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या? जब परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे अगर यहां से देखा जाए इस तरह से, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, आप अब की बार पेंट देख रहे हो कि बाहर की ओर साइड में जो उभरा हुआ पृष्ठ था बाहर कर दिया गया पेंट, लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया गया बाहर की ओर, और अंदर क्या है, धंसा हुआ भाग है, जो कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। तो जब परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है तो उसे कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इसकी दिशा को ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं। ये भी आपका जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा, ये देख रहे हैं कि अंदर की ओर क्या है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या है, धंसा है, तो कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण। यानी दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण जब परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। और जब परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है तो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक है, इसके बाद चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, पार्श्व उत्कोण क्या है। तो जब हम किसी दर्पण में अपना प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं तो जो वस्तु यानी व्यक्ति का हाथ बायां होता है तो प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है, और जो व्यक्ति का दायां होता है वो बायां दिखाई देता है। तो हम लोग प्रतिबिंबों में हम लोग देखते हैं कि बायां दायां दिखाई देता है, दायां बायां दिखाई देता है, यानी साइड बदलने की इसी घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व उत्कोण कहते हैं। हम इस परिभाषा को फिर से दोबारा देख सुना रहे हैं आपको कि जब हम समतल दर्पण में वस्तु को देखते हैं तो जो व्यक्ति होता है उसका दाहिना हाथ उस दर्पण में बायां दिखाई देता है, और जो व्यक्ति का दायां होता है वो बायां दिखाई देता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब में साइड का परिवर्तन हो जाता है, बायां दायां और दायां जो रहता है वो बायां हो जाता है, और इसी साइड के बदलने की घटना को पार्श्व उत्कोण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर हमारे सामने कोई दर्पण होता तो यदि हम इसमें दाहिना हाथ उठाते तो उसमें जो साइड बदल के आता वो बायां दिखाई देता, अगर हम बायां उठाते तो उस दर्पण हम सामने देखते तो उसमें क्या दिखाई देता, दायां दिखाई देता। यानी प्रतिबिंबों के साइड बदल जाते हैं, और इसी साइड के बदलने की घटना को पार्श्व उत्कोण कहते हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखेंगे हम लोग कि गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग अब सीखेंगे गोलीय दर्पण यानी दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। पहला है वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पहला यानी दर्पण से संबंधित यानी गोलीय दर्पण से संबंधित। अब हम लोग कुछ परिभाषाएं हम लोग याद रखेंगे जिससे कि आसानी हो समझने में। तो पहला क्या है, वक्रता केंद्र। जैसा हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। तो गोलीय दर्पण अगर देखेंगे कैसे, मान लिया जाए एक गोला हो यानी दो गोले हैं और एक पेंट अंदर की ओर सब लगा हुआ है और एक ऐसा दर्पण है गोल पूरा बना है, अंदर परावर्तक पृष्ठ है और बाहर सब अपवर्तक पृष्ठ है और इसको अब क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। तो काटेंगे तो देखेंगे कि ऐसे इस तरह से ये भी ऐसे इस तरह से ये भी दर्पण का एक रूप ले लिया। यह कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो हम देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर यह गोला ऐसे पूर्ण रूप से बना दिया जाता तो इस गोले का कहीं केंद्र होगा और इसी केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ऐसे अवतल दर्पण भी यह किसी खोखले गोले का यह क्या है, भाग है। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है और जिस गोले का वह भाग होता है उस गोले की केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर से परिभाषा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि मान लिया जाए फिर से इसे खोकर ऐसे इसका बड़ा प्रतिबिंब बना है और यह कौन सा दर्पण है, तो हम देखेंगे कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो क्या वक्रता केंद्र इसमें है, वक्रता केंद्र इसमें नहीं है। या कहाँ होगा, यहाँ दूर होगा लगभग यहाँ केंद्र पे। क्यों, क्योंकि यह जिस खोखले गोले का यह भाग होगा रहा होगा उसी गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे किसे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ये अवतल दर्पण है तो ऐसे उत्तल दर्पण का भी होगा। उत्तल दर्पण भी कि जिस खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र के बाद अब हम लोग सीखेंगे यानी वक्रता केंद्र को किससे प्रकट करते हैं, सी से। अब दूसरा हम लोग सीखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या सीखेंगे हम लोग। वक्रता त्रिज्या, यदि गोला होगा तो उसकी एक त्रिज्या होगी और उस त्रिज्या का यदि है तो यह अगर दर्पण है तो दर्पण की क्या बन जाएगा, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे आर से यानी चाहे कैपिटल आर से प्रदर्शित करें चाहे स्मॉल आर से प्रदर्शित करें तो दोनों एक ही है, तो इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। चाहे कैपिटल आर लिखा जाए और चाहे स्मॉल आर लिखा जाए दोनों एक ही होगा। यानी खोखले यानी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का मतलब है उत्तल दर्पण या अवतल ले लिया जाए। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। या जिस गोले का यहाँ भाग रहा होगा इस गोले की एक त्रिज्या रहा होगा और एक केंद्र रहा तो केंद्र को कहा गया वक्रता केंद्र और जो त्रिज्या रहा उस त्रिज्या को क्या कहा गया, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की जितनी ये दूरी है सब क्या है, वक्रता त्रिज्या ही है। ऐसे मान लीजिए उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण का भी अगर यह किसी खोखले गोले का ये क्या है, भाग है तो उस गोले का
खोखले गोले का अगर ये भाग है तो उस गोले की कुछ त्रिज्या रहा होगा और उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग r से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कर दिया जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। इसे हम लोग किससे करते हैं, r से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग वक्रता त्रिज्या के बारे में जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं कि खोखला गोला यानी खोखला गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे r से प्रदर्शित करते हैं। r से हो गया। गोलीय दर्पण के बाद आता है ध्रुव, आता है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव क्या होता है, मान लिया जाए दर्पण होता और कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो इसे परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या होता है, धंसा होता है। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। अब इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको इस इमेज में दिखाई पड़ रहा होगा तो परावर्तक पृष्ठ इधर है तो इसके मध्य बिंदु को ही यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे ही उत्तल के दर्पण में कर लिया जाए तो उत्तल दर्पण ये है, अगर उत्तल दर्पण में देखा जाए तो परावर्तक पृष्ठ इस साइड में है और बाहर की ओर क्या है, उभरा है। इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि जो ध्रुव होता है बीचों बीच होता है। कहाँ होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बीचों बीच होता है। अगर हम ऐसे इस दर्पण को ऐसे थोड़ा सा और घुमा के आपको दिखाएं ऐसे इस तरह से और बना दिया जाए तो जो इसका ध्रुव होगा वो ठीक बीचों बीच में होगा। परावर्तक पृष्ठ यहाँ पे क्या होगा, P होगा। ये क्या सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा है। जब बाहर की ओर हो भरा रहेगा तो उसे उत्तल दर्पण, जब अंदर की ओर धंसा होगा तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है। आगे चलो तो क्या हुआ, ध्रुव हो गया। क्या हो गया, ध्रुव। इसके बाद आता है चौथा, आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस मुख्य फोकस मुख्य फोकस में मुख्य फोकस क्या होता है, तो मान लिया जाए एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्या सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण है। इसका कहीं परावर्तक पृष्ठ होगा और जो मध्य बिंदु होगा उस मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, P से प्रदर्शित करते हैं। इसका कहीं क्या वक्रता केंद्र होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, C से क्या करते हैं, प्रदर्शित। हम मुख्य फोकस के बाद पहले मुख्य फोकस ना पढ़कर मुख्य अक्ष पढ़ लिया जाए। क्या पढ़ लिया जाए, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पढ़ लिया जाए। मुख्य फोकस से पहले मुख्य अक्ष हम लोग पढ़ेंगे। ये मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या परिभाषा को कहा, वक्रता केंद्र से तथा दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली लंबवत रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लंबवत का मतलब है कि दर्पण के यानी सीधे यानी कोई भी रेखा यानी वक्रता केंद्र और मुख्य ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। हमेशा आप देख रहे होंगे कि ये रेखा जो पार दिया गया है, यह रेखा क्या है, मुख्य अक्ष है। कौन सा रेखा है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है। क्या, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा
को मुख्य अक्ष कहते हैं, या इसी बात को कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली लंबवत रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे मुख्य रेखा सीपी जो रेखा है वास्तव में ये किसी दर्पण में दिखाई नहीं देता, ये क्या है, काल्पनिक होता है। हम लोग मानते हैं कि वो दर्पण है तो कहीं वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा लंबवत ध्रुव से होकर गुजरती है उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के बाद हम लोग सीखेंगे मुख्य फोकस। इसके बाद पांचवा, यानी ये रहा चौथा और ये रहेगा पांचवा मुख्य फोकस। देखिए सुनिए परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष ये रेखा आपके सामने है, प्रकाश की किरणें है, इस पर गिरेंगे, टकराएंगे, जाएंगे। मान लिया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर किरणें होकर जा रही हैं, ऊपर से भी होकर जा सकती हैं और नीचे से भी प्रकाश की किरणें होकर जा सकती हैं। तो लेकिन क्या होना चाहिए, मुख्य अक्ष के समांतर होना चाहिए। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, और परावर्तन एक घटना है, इस बात को हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं हम लोग कि प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें होकर यहाँ से टकराएंगी तो कौन सी किरण होगा, यह आपतित किरण होगा, और यह किरण जिस बिंदु पर टकराएगा इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतित बिंदु जब यहाँ से टकराएगा एक किरण होकर यहाँ से परावर्तित हो जाएगा और इस किरण को क्या कहेंगे, आपको कौन सा किरण कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। कौन सी किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। और कौन से एफ, कैपिटल एफ से, क्या किसे है, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर से परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें आएंगी, यहाँ से टकराएंगे और टकराने के उपरांत यहाँ मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरे, मुख्य अक्ष यही है, और जिस यहाँ से जो भी रेखा यहाँ से होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगा, मान लीजिए यहाँ से होकर गुजर रहा है तो जो यह बिंदु होगा क्या होगा, मुख्य फोकस होगा, जिसे हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर से परिभाषा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले केवल एक ही दो किरणों को और भी किरणें भेजेंगे यहाँ से। मान लिया जाए कि प्रकाश की किरण यहाँ से होकर जा रही है तो टकराएंगे तो कहां से होकर जाएंगे, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेंगे और उसी अक्ष के जहाँ काटेगा गुजरेगा उसी बिंदु को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से भी प्रकाश की किरण डाल सकते हैं और कहां से होकर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। तो हम लोग सीख चुके हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, वैसे किसी भी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें अनंत किरणें होती हैं, परंतु उस अनंत किरणों को हम लोग इसमें प्रतिबिंब में दिखा नहीं सकते, केवल एक दो किरणों को दिखाकर हम लोग परिभाषा सिद्ध कर लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराएगा यानी परावर्तित होगा। अरे भाई एक पृष्ठ क्या है, परावर्तक पृष्ठ, ये क्या है, अपवर्तक। इधर से आप ये भी आप कर सकते हैं, देख सकते, बताइए कर सकते हैं ऐसा। अगर मान लीजिए दर्पण ऐसे इस तरह से हो तो बताइए प्रकाश की किरण क्या ऐसे भेजा जा सकता है, ऐसे इस तरह से नहीं भेजा जा सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि इधर का जो परावर्तिक है परावर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, पेंट लगा है, और अगर पेंट लगा है अपवर्तक पृष्ठ है तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। ऐसे ही इसमें आप देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, तो यहाँ मुख्य अक्ष से होकर जा रही है, तो इस जिस बिंदु से होकर जा रहे हैं मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, जिस बिंदु से होकर जा रहे हैं इसी अक्ष को क्या कहते हैं, बिंदु को मुख्य अक्ष कहते हैं। यदि उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे इस तरह से, कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण, इसका एक मुख्य अक्ष बना लिया जाता है ऐसे इस तरह से, और यहाँ क्या परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसका कहीं बीचों बीच केंद्र होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सी वक्रता केंद्र कहेंगे, जिसे हम लोग किससे करेंगे, सी से प्रदर्शित करते हैं।
अब प्रकाश की किरणों को इस पे क्या किया जाएगा, परावर्तित कराया जाएगा। तो ये मुख्य अक्ष है आपका, ये कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, जो भी किरणें यहाँ से होकर जाएंगी वो टकराएंगी, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष से होकर या तो जाएंगी अथवा आती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। तो इसमें उत्तल दर्पण में आपको क्या होगा, परावर्तित ऐसे होकर फैल जाएगा, इधर चला जाएगा ऊपर की ओर, और यह हमें आभास होगा कि यह मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर आ रही है। अगर पीछे डाट डाट करते ऐसे बढ़ाया जाए इस अपवर्तित किरण को, तो यहाँ पे प्रतीत होगा इसको जो बैठा होगा कि यह किसी मुख्य अक्ष से होकर आ रही है। यहाँ जो व्यक्ति होगा, अगर यहाँ बैठा होता कोई व्यक्ति से सामने, तो इसे नहीं आभास होता कि यह मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, इसे आभास होता कि यह मुख्य अक्ष के किसी पॉइंट से होकर गुजर रहा है। तो हम लोग सीखेंगे, यहां से भी प्रकाश की किरण यहां से होकर जाता, तब भी यह प्रकाश का क्या होता, परावर्तित होता, और परावर्तित होकर यहां से होकर गुजर जाता। और यदि इस आपतित परावर्तित किरण को पीछे डाट डाट बढ़ाया जाता, तो हमें आभास होता कि कहीं से होकर मुख्य अक्ष से किसी बिंदु से होकर आ रही है। और यदि आभास होता तो इसलिए कहा जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण में आती हैं, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष से होकर जाती है, तथा उत्तल दर्पण में आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। फिर से दोबारा, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर जाती हैं और उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती हैं। और प्रतीत का मतलब केवल आभास होता है। और जिस बिंदु से जाती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल एफ यहाँ पे भी है, और स्मॉल कैपिटल एफ यहाँ पे भी, और कैपिटल एफ है यहाँ पे भी। सी क्या वक्ता केंद्र है, एफ क्या मुख्य फोकस कहाँ होता है, तो हम जानते हैं कि मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर होता है। चलिए हम लोग इसके बाद जानेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी, छठवां क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी। चलिए हम लोग कुछ पहले दर्पण के बारे में जान जाएं। ये कौन सा दर्पण है, अभी ये दर्पण कुछ नहीं है, अभी ये दर्पण है क्योंकि इसके दोनों पृष्ठ निर्धारित नहीं किए, ये दर्पण अभी नहीं है। कब जब तक निर्धारित नहीं कर दिया जाता तब तक ले आप दर्पण नहीं, आप निर्धारित कर दिया गया इसका एक पृष्ठ क्या है, इधर वाला पृष्ठ क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, इधर वाला क्या है, परावर्तक। इसका कहीं मध्य बिंदु होगा जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग क्या किससे करते हैं, पी से। और एक रेखा इसका कहीं वक्रता केंद्र होगा जिसे हम लोग किससे करते हैं, सी से। और सी और पी से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव, इसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका वक्रता केंद्र है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सी से प्रदर्शित करते हैं। और इस वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका कहीं आपका ये फोकस होगा, या फोकस क्या होता है, सदैव कैपिटल सी और पी के बीच होता है। इस बात को बाद में भी जानेंगे। चलिए हम लोग फोकस दूरी सीख ले। फोकस दूरी क्या है, ये मुख्य फोकस है, ये आपका क्या है, ध्रुव है। तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा उसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल ऐसे इस तरह से सिंबल से स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस परिभाषा को फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी को हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की
दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। अर्थात हम लोग कहेंगे F बराबर r/2 होता है। F बराबर r/2 यानी जो F होता है फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इस बात सूत्र से तिरछा अगर बटे 1 मान गए, तिरछा गुणा कर दिया जाए तो r बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा F, 2 गुणे F। यानी r क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। और 2 हमेशा रहेगा यानी 2 यानी 2 गुना है। और F क्या है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी का मात्रा या तो मीटर होगा या तो क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। यदि वक्रता त्रिज्या मीटर में है तो फोकस दूरी भी क्या होगा, मीटर में होगा। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में होगा। यानी फोकस दूरी का मात्रक मीटर अथवा क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। जो दूरी का मात्रक होता है वही क्या होगा, फोकस दूरी का भी क्या होगा, मात्रक होगा। तो हम लोग क्या सीखे, फोकस दूरी। और फोकस दूरी क्या परिभाषा हुआ कि मुख्य फोकस यानी दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या है P और मुख्य फोकस क्या है F। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ये कौन सा दर्पण है, तो आप देख रहे हैं ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इस बात को उत्तल दर्पण में देख रहे हैं, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण हम यहाँ पे बना दे रहे हैं आपके सामने। उत्तल दर्पण है ये आपके सामने। इसका कहीं एक कोण रहा होगा यानी ध्रुव जिसे, और परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग किससे वेद करते हैं, P से। इसका कहीं वक्रता केंद्र होगा जिसे हम लोग किससे वेद करते हैं, C से। और यहाँ पर एक मुख्य फोकस होता है जिसे हम लोग F से। अगर इस रेखा को मिला दिया जाए, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला दिया जाए तो एक रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं। तो इस पर मुख्य अक्ष के समांतर अगर देखा जाए, कौन सी फोकस दूरी, इसमें अगर देखा जाए दर्पण के ध्रुव और दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसे कौन से F में, स्मॉल F से। यदि हम पूछे कि बताइए कैपिटल F और स्मॉल F में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि कैपिटल F एक बिंदु को प्रदर्शित करता है जबकि स्मॉल F 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो दोनों में अंतर जान चुके होंगे। हम लोग क्या सीखे, यानी ये कौन सा दर्पण, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और क्या हो, तो ये ऋणात्मक होगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, धनात्मक। सही तो है। चलिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इधर वाला साइड यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव में, और इधर की दूरी क्या होता है, नेगेटिव में। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। किसी भी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और ऋणात्मक हम लोग अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे अच्छी तरह से कि कब धनात्मक होती है, कब ऋणात्मक होती है। हमें उम्मीद है कि आप वीडियो सीखेंगे।